हेलो बच्चों, मैं अनिल आपका आर्यभट्ट में स्वागत करता हूँ। देखो, हमने पिछला चैप्टर शुरू किया था जो कि इनिशियल चैप्टर था, इंट्रोडक्टरी चैप्टर, ठीक है ना। तो रियल चैप्टर मैंने कहा था कि मैं अपनी अगली क्लास में लूँगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बोर्ड में आप देख रहे होगे मोशन, ठीक है। तो इस चैप्टर, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले एक बात कर लेता हूँ आपसे कि बेटा ये जो मोशन चैप्टर हम करने वाले हैं, आप फिजिक्स में कोई भी चैप्टर करो ना, तो फिर आप पूरी तरीके से उसे कर लिया करो। मैंने देखा है कई बार बच्चे जो है अभी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस के हिसाब से कोई चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिर दिल्ली पुलिस आ जाती है तो फिर उस चैप्टर को फिर से पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो बार बार उस कॉन्सेप्ट को समझने को मतलब तो है नहीं। देखो, बार बार पढ़ना मतलब आप रिवाइज करने के लिए पढ़ते हो, ठीक है। वो तो एक अलग बात है कि रिवाइज करने के लिए किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट जो है आधा अधूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो अपन पढ़ेंगे ऐसे कि आपको पूरा ही समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे बार बार आपको परेशानी नहीं हो। चलो, बीच बीच में आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बात करते रहेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए अपने को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ नहीं था तो हम अब लिख देते हैं। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये है मोशन, गति, ठीक है। तो गति क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो, गति सिंप्लीफाई करके बताऊं मैं आपको, तो भाई अगर मैं चल रहा हूं तो मैं किस में हूं, गति अवस्था में हूं, ठीक है ना। और अगर मैं रुक जाता हूं एक जगह तो ये क्या है, स्थिर अवस्था है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, पर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप इसका जवाब किस तरह से देना चाहोगे। तो अगर इस चीज को समझना है कि गति क्या है, तो इसके लिए बेटा आपको समझना पड़ेगा कि रेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। एक होता है रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है, स्थिर अवस्था मतलब स्थिर, ठीक है। और एक होता है मोशन, मोशन जो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, मोशन का मतलब क्या होता है, गति, ठीक है। तो स्थिर मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका मतलब वो वस्तु कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। जैसे मैं आपसे कहूं कि ताजमहल कहाँ है तो आप झट से जवाब दोगे कहाँ पर है, आगरा में, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं 2 घंटे पहले ताजमहल कहाँ था तो आप कहोगे सर 2 घंटे पहले भी कहाँ था, आगरा में ही था। और 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 1 महीने बाद ताजमहल कहाँ रहेगा, आगरा में ही रहेगा। इसका मतलब आगरा की स्थिति में, सॉरी, ताजमहल की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी वस्तु किस में कही जाती है, स्थिर अवस्था में की जाती है। इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द रेस्ट, ठीक है। तो ये चीज रेस्ट की होगी। अब मोशन पे बात कर लेते हैं, तो इसका उल्टा हो गया। मोशन क्या होता है, यदि समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तो वो वस्तु किस में कही जाती है, स्थिर गति अवस्था में कही जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए आप, कोई ट्रेन है, आप ऐसे समझिए, कोई ट्रेन है, वो पहले स्थिर अवस्था में थी, मतलब टी बराबर 0 सेकंड पे जब चलनी स्टार्ट हुई तो उसको मान लेते हैं कि टी बराबर क्या है, 0 सेकंड, टी मतलब टाइम है यहाँ पे, ठीक है। 5 सेकंड बाद आपने देखा कि ट्रेन की पोजीशन क्या हुई, बदल गई। पहले उसकी, ये जो है 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, ठीक है। तो पहले इसकी पोजीशन क्या थी, ये कोई ए पॉइंट पे खड़ी थी, बाद में 5 सेकंड बाद वो किस पोजीशन पे चली गई, बी पॉइंट पे चली गई। तो 5 सेकंड बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो वस्तु, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में कहा जाएगा, मोशन में कहा जाएगा, ठीक है। अब बात यह है बच्चों कि अगर आपको मोशन को समझना है तो एक चीज और समझनी चाहिए आपको कि रेफरेंस पॉइंट, हमेशा रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ में बात होती है। जब भी मोशन होता है तो रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट मतलब संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या चीज होती है। अब रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए ना थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बहुत इनिशियल चीजें अपन कर रहे हैं, अभी मोशन की बहुत बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं। मान लो अब आप अपने दोस्त को छोड़ने गए, ठीक है, आपके 2 दोस्त आए हुए थे आपसे मिलने के लिए, ठीक है ना। आप बस में छोड़ने के लिए गए, एक दोस्त, मान लो ये दोस्त बैठा हुआ आपका, ठीक है, एक है अनिल, और इसके बगल वाली सीट में, आगे वाली सीट में जो है ये दूसरा दोस्त बैठा हुआ है, इसका नाम एस से क्या रख दिया हमने, सुनील रख दिया, ठीक है। और आप जो है इसको छोड़ने के लिए गए हो, ये आप बाहर खड़े हो बस के, और ये आप, मान लो आपका नाम चलो महेश है, एम से क्या हो गया, महेश, ठीक है। जरा आसानी से समझना है इस बात को। अब बस जो है वो रुकी हुई है, चलनी जस्ट स्टार्ट हो रही है, चलनी जस्ट स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या, टी बराबर क्या हुआ, 0 सेकंड, ठीक है। देखो, जब भी हम किसी इंसिडेंट को देखते हैं मोशन में, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम इस जो समझना चाह रहे हैं चीज को, जब स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, 0 सेकंड, ठीक है। अब मान लीजिए 5 सेकंड बाद ये बस थोड़ा सा दूर चल गई और ये हो गया आपका 5 सेकंड, ठीक है। अब आप जो है यहां से बाहर से सुनील को देख रहे थे, ठीक है ना। सुनील को जब आपने देखा तो वो यहां पर था, ठीक है। और जब आपने 5 सेकंड बाद देखा तो सुनील कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, राइट।
ये इसके अनिल अभी भी इसके पीछे यहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पहुंच गया, ये सुनील हो गया और ये क्या है, अनिल हो गया। तो अगर आप संदर्भ बिंदु हैं, जरा आप ध्यान देना रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अगर आप संदर्भ बिंदु हैं, रेफरेंस पॉइंट हैं, तो आप अगर इसे देख रहे हैं सुनील को, तो सुनील की पोजीशन समय के साथ बदली कि नहीं बदली, बदल गई। इसका मतलब सुनील किसमें है, मोशन में है, तो सुनील भी मोशन में है। बस की स्थिति भी बदल गई, बस भी किस में है, मोशन में है। और अनिल जो है उसकी पोजीशन भी बदल गई, तो अनिल भी किस में है, मोशन में है, ठीक है ना। किस संदर्भ में, आपके संदर्भ में, ठीक है, आपके संदर्भ में सुनील मोशन में। लेकिन आप जरा थोड़ा सा इसको ऐसे सोचो कि अनिल जब इसे देख रहा था, जब 0 सेकंड था, तो अनिल तो बस में ही था, सुनील के साथ ही बैठा हुआ था। जब अनिल ने सुनील को देखा, तो सुनील जो है की पोजीशन ये थी, भाई आगे वाली सीट में बैठा हुआ है, ये अनिल है और सुनील उसके आगे वाली सीट में बैठा हुआ है, ठीक है ना। और 5 सेकंड बाद जब उसने सुनील को देखा, तो सुनील फिर वहीं बैठा हुआ था। इसका मतलब अगर अनिल को संदर्भ बिंदु मानते हुए, अनिल को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए सुनील की पोजीशन को देखा जाए, तो सुनील किस में है बेटा, रेस्ट में। तो बड़ी मजेदार बात है कि सुनील जो है वो रेस्ट में भी है और सुनील जो है वो किस में है, मोशन में भी है। तो साहब ये कैसे बात हो गई, बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई ऑब्जेक्ट एक साथ रेस्ट में भी रह सकता है और मोशन में भी रह सकता है, तो आप ये कहोगे हाँ साहब रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका रेफरेंस पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं। सुनील जो है वो रेस्ट में है, किसके हिसाब से, अनिल के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। और सुनील के हिसाब से जो सुनील जो है वो मोशन में है, वो किसके हिसाब से, मुकेश के हिसाब से, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट जो है बदल दिया हमने, संदर्भ बिंदु बदल दिया हमने, इसीलिए सुनील की पोजीशन, सुनील का जो है वो मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक आपको अभी छोटे से कॉन्सेप्ट बताएं, अभी चैप्टर बहुत बहुत इनिशियली अभी समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या चीज समझाई मैंने कि मोशन क्या होता है, दूसरी चीज क्या बताई, रेस्ट क्या होता है, और तीसरी चीज मोशन से संबंधित क्या बात बताई आपको, रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। चलो यहां से अपन आप बात को बढ़ाते हैं आगे कि वास्तव में यार मोशन के अंदर में अपन पढ़ने वाले क्या हैं, इसको कर देते हैं अपन क्लियर। ये हो गया क्लियर, ठीक है। तो बेटा जब भी मोशन होगा, देखो आप कॉमन चीज समझो, बिल्कुल सामान्य सी बात समझो, जब भी मोशन होगा तो कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो बताओ वो दूरी तय करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, ठीक है, दूरी तय करेगी, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो उसकी कुछ चाल भी होगी, उसकी स्पीड होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उससे संबंधित कई प्रकार की भौतिक राशि हैं जिनको हम अध्ययन करना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो कौन कौन सी है थोड़ा आपके स्टार्ट कर रहे हैं तो पर मैं एक साथ लिख देता हूं। जैसे एक हम बात करने वाले हैं किसकी, दूरी की, क्योंकि मोशन में होगा तो दूरी भी होगी, दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है जी। अच्छा दूसरी चीज हम क्या करेंगे, विस्थापन के बारे में बात करेंगे, विस्थापन, विस्थापन। हालांकि मैं अपने पहले वाले वीडियो में इन दोनों के बारे में बात कर चुका हूं, ठीक है। तो जिन्होंने मेरा वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके वहां देख लेना, डिटेल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात की है। अदिश और सदिश राशियों वाला जो वीडियो मैंने इससे पहले आपके लिए बनाया था, ठीक है। एक इसके बाद में चाल की बात करेंगे, क्योंकि चाल की बात भी होगी जब मोशन होगा। और चाल से संबंधित ही दूसरी बात है, एक बात है बेटा, क्या चीज, चाल से संबंधित ही एक और भौतिक राशि है जो कि क्या है, वेग है। वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है जी। और एक थोड़ा सा आप में से कई लोगों के लिए एक भौतिक राशि है, नई है थोड़ी सी, इसको कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है बेटाओं। ये 5 भौतिक राशि हैं, वैसे मोशन से संबंधित और भी भौतिक राशि हैं, ठीक है ना। बल भी आएगा, संवेग भी आएगा, फोर्स है, मोमेंटम है, और भी कई चीजें आएंगी। लेकिन आज का जो मैं लेके चल रहा हूं कि इतना तो हम कवर करते ही करते हैं, ठीक है ना। ओके अब देखो एक एक करके इन भौतिक राशियों को पकड़ते हैं। पहले जो भौतिक राशि हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, दूरी की। दूरी मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, किसी मार्ग में चली गई कुल लंबाई क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं पाथ लेंथ, है ना। जो पाथ लेंथ है, मार्ग की कुल लंबाई है, उसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। आप यहाँ से अपने घर जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से आप होके जा रहे हो उसकी जितनी लंबाई है वही आपके द्वारा तय की गई क्या कहलाती है,
दूरी कहलाती है, मतलब डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना। आप ए पॉइंट पर हैं, आपका दोस्त का घर, खेत या कहीं भी जहाँ आप जा रहे हैं वो ये है, आप इस रास्ते से गए तो आपने डिस्टेंस मान लो ये जो है 3 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस मेजर कर ली। अगर मान लो वो रास्ता ख़राब है, इससे चले गए और ये वाली दूरी जो है वो 7 किलोमीटर है, तो ये वाले मार्ग की लंबाई, तो अलग अलग मार्ग की लंबाई, मान लो इस रास्ते से गए तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की आपने, और इससे गए तो आपने जो दूरी तय की वो कितनी है, 7 किलोमीटर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये रही। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है बेटा मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या है, देखो कोई भी जो भौतिक राशि है उसके कुछ पैमाना होता है जिसपे उसे नापा जाता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते दूरी कितनी तय की तो कहेंगे दूरी जो है तय की 3, बताना पड़ेगा आपको 3 किलोमीटर, 3 मील, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं यूनिट। और यूनिट में भी ना कई तरह के सिस्टम होते हैं, एमके सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है। तो एक वीडियो के लिए मैं अलग से, यूनिट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा ये ध्यान कर लो कि एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट मत होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऐसे सिस्टम है और आई से इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जो एसआई यूनिट है वो इसकी कितनी है, मीटर है। मीटर में इसको लिखा जाता है एसआई सिस्टम में, ठीक है ना। वैसे किलोमीटर इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में, ठीक है ना। और अब ये जो है बात हो गई किसकी, दूरी की। अब मान लीजिए मैं बात करता हूं, ये दूसरी जो भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है आपकी विस्थापन, ठीक है जी। विस्थापन, अब जरा समझते रहना बच्चों कि विस्थापन क्या चीज है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, तो डिस्प्लेसमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो ये तो डेफिनेशन होगी, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या है, ठीक है ना। तो विस्थापन क्या है जी भाई, विस्थापन ये है कि मान लीजिए आप जो है इस पॉइंट पर हैं, ये कोई ए पॉइंट है, राइट। इससे आपने ये एक सर्कल पे गए और ये जो है कहाँ पे, किस पॉइंट पे पहुंच गए, बी पॉइंट पे पहुंच गए, सर्कल का चक्कर लगाते लगाते, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप जो है शहर पे गए हो कोई बाग में घूमने के लिए, उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मतलब गोल वृत्ताकार जो है उसके चारों ओर जो है एक बना हुआ है जिसपे लोग घूमते हैं जिस ट्रैक पे, ठीक है। उस ट्रैक पे आपने आधा ही चक्कर काटा, ए से लेकर कहाँ पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। अब आपसे पूछा जाए कि आपने कितनी दूरी तय की, तो इसको जरा समझना कि दूरी तय करने के लिए आपको एक चीज उन्होंने बता दी है कि जिसको रेडियस है, रेडियस का मतलब क्या होता है बेटा, त्रिज्या। त्रिज्या उसकी दे रखी है कितनी है, आर है। तो आपको पहले इसको थोड़ा समझो कि अगर त्रिज्या दे रखी हो और वो चक्कर अगर पूरा काट लेता, मान लो कोई व्यक्ति जो इसको चक्कर काट रहा है उस गार्डन के, तो वो अगर पूरा ही काट लेता तो कितनी दूरी तय कर लेता। मान लो वो ए पॉइंट से कहां गया, बी पॉइंट तक गया, राइट। और बी से फिर चक्कर काटता हुआ कहां पहुंच गया, सी पॉइंट तक पहुंच गया, मतलब पूरा चक्कर काट लिया। तो ये पूरी उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाती। तो आप कहते हैं सर तय की गई पूरी दूरी क्या हो जाती, इस वृत्त का, इस सर्किल का क्या होता है, वो सरकमफ्रेंस, मतलब इस वृत्त की क्या हो जाती, परिधि हो जाती तय की गई दूरी। मतलब दूरी जो है, दूरी जो है ये कितनी हो जाती है बेटा, इसकी पूरी परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाती। तो बिल्कुल सही है जी, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाती है दूरी, है ना। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr, ठीक है। तो अगर पूरा चक्कर काटता, लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है, वापिस आओ यहीं पे, क्वेश्चन क्या है कि उसने आधा चक्कर काटा, तो अब तय की गई दूरी क्या है बेटा, तय की गई दूरी क्या है, तो उसका सरकमफ्रेंस का आधा हो जाएगा, परिधि का आधा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। मान लो एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ गया और इस r की वैल्यू दे दी, सपोज मान लो r कितना है, 7 मीटर है। तो जरा देखें अपन कैलकुलेट करके, πr में वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखी हुई है, मतलब त्रिज्या की कितनी रखी हुई है, 7 मीटर। तो 7 रख दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 22 मीटर। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 22 मीटर। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया आपको, फास्ट तो नहीं चल रहा हूं मैं, सही है ना भाई। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप उस वीडियो को भी देख लें तो आपको लगेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी दिक्कत ज्यादा और भी नहीं आएगी। अब देखो वहां पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। अब देखो ये दूरी है, मान लो मैं विस्थापन की बात करता तो क्या करते, विस्थापन की बात करता तो क्या करते, विस्थापन क्या होता है बेटा, जो उसकी अंतिम अवस्था है। अब उसने आधा चक्कर काटा तो उसकी अंतिम अवस्था क्या है, बी है, और प्रारंभिक अवस्था क्या है इसकी, ए है। तो अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, है ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसकी फाइनल पोजीशन भी है, उससे एक ही दूरी। अब कैसे निकालेंगे साहब, तो ऐसे निकालेंगे
कि भाई ये जो है, इसको जरा ध्यान देखना, ये इसका सेंटर पॉइंट है, मतलब केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु से ये परिधि तक की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो बेटा ये भी तो सरकमफ्रेंस ही है, तो ये भी तो आर ही होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? और ये होगी आर, तो ये भी आर होगी। तो यहां से यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगी? आर प्लस आर, मतलब क्या हो जाएगा? 2r। अगर मैं आर की वैल्यू, जो मैं कह रहा हूं कि अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो आर की वैल्यू क्या होती है? 7 है। तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 7 14, तो क्या हो जाएगी बेटा? तो आप गौर करो जरा कि दूरी 22 मीटर है। अगर उसने आधा चक्कर काट दिया तो दूरी कितनी है? 22 मीटर है। लेकिन जो विस्थापन है वो कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 मीटर है। मतलब दूरी और विस्थापन जो है वो क्या होती है बेटा? डिफरेंट चीज होती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए वो पूरा चक्कर काट लेता, ठीक है, चक्कर पूरा काट लेता, मतलब फिर यहां पे आ जाओ, पूरा चक्कर वो काट लेता, ए से बी पॉइंट तक, बी से वापस ए पॉइंट तक आ जाता, तो वापस चक्कर काट के जब वो यहीं पहुंच जाता, तो बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती? तो आप फिर झट से कह देते, अगर ये वाला केस है तो विस्थापन, ये दूरी निकाली दी अपन ने, 2 पाई आर निकाली हुई है ना, 2 पाई आर हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं, अगर मैं विस्थापन की बात करूं इस केस में, तो जरा देखें कितना होगा भाई। अंतिम अवस्था उसकी कौन सी है? अंतिम अवस्था उसकी क्या है? ए है। और प्रारंभिक अवस्था भी क्या है? ए है। इसका मतलब जो घूम के जो है वो व्यक्ति वो वापस वहीं पहुंच गया है जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी। तो बेटा उसके द्वारा तय की गया विस्थापन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है? 0 है। समझ में आया कि नहीं आया? तो विस्थापन क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि विस्थापन अलग हो रहा है? क्योंकि विस्थापन की जब हम गणना करते हैं बच्चों, तो हमेशा हम दिशा का ध्यान रखते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि अंतिम अवस्था कहाँ है उसकी, और उससे सीधी डिस्टेंस देखते हैं। तो वास्तव में विस्थापन कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है एक, ठीक है। जबकि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो दोनों में अंतर है, सदिश और अदिश का, और उसकी कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। ये चीज बेटा इसकी बात हो गई। दोनों की यूनिट सेम ही है बेटा। विस्थापन की यूनिट भी जो है मीटर है, और दूरी की यूनिट भी क्या है? मात्रक जो है वो क्या है? विस्थापन है, ठीक है जी। सॉरी, दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या है? मीटर है। अब तीसरी भौतिक राशि क्या है? तीसरी भौतिक राशि जो मैंने लिखी थी शुरू में, तो एक भौतिक राशि है स्पीड, ठीक है। स्पीड को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार आपने सुना होगा साहब बस की स्पीड बहुत तेज है, 70-80 हो गई है जी, कम हो जाती है तो 60 हो जाती है, कभी स्पीड जो है वो कितनी हो जाती है? 40 भी हो जाती है, भीड़ वाले इलाकों में जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे भी आ जाती है, ठीक है ना। तो स्पीड की देखो, जब भी स्पीड की बात होती है ना, नॉर्मली भले ही हम लिखें या ना लिखें, नॉर्मली जब स्पीड की बात होती है तो वो एवरेज स्पीड की बात हो रही होती है, औसत चाल की बात हो रही होती है, ठीक है। भले ही बुक में चाहे उसे मेंशन कभी किया हो कि नहीं किया हो, लेकिन बात वही होती है। चलो, तो होता क्या है, तो बहुत अच्छे से पता है, हम बचपन से रटते हुए आ रहे हैं साहब। चाल बराबर दूरी बटे समय, बिल्कुल अच्छे से पता है आपको। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल मतलब क्या हुआ? इसको मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है जी? टाइम होता है, ठीक है। ये जो है इसका फॉर्मूला है, ठीक है। कितनी दूरी तय की? अब देखो आप, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट इसकी क्या है? एसआई यूनिट की बात करूं तो जब भी देखो एसआई यूनिट निकालनी हो किसी भी भौतिक राशि का मात्रा निकालना, तो आप फॉर्मूला ध्यान रखो, बस फॉर्मूला है तो निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसका सूत्र यही है इसका। तो दूरी जो है उसको किस में नापते हैं? मीटर में। और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो मीटर बटे सेकंड लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी बटे ही है, ठीक है। और अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अगर ऐसे मान लो, ये अंश होता है, ये हर होता है ना, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। अगर हर में जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई चीज लिखी हुई है, अगर उसको ऊपर लाना हो, तो जो उसकी पावर है अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस में कर देते हैं। यहाँ पे प्लस में 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। तो ये बेटा किसकी बात हो गई? चाल की बात हो गई, है ना। चाल मतलब स्पीड की बात हो गई है। अब देखो, एक क्वेश्चन जो है वो रेलवे में पिछली बार पूछ लिया गया। उसने सीधा नहीं पूछा चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। उसने सवाल क्या पूछा? उसने पूछा चाल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? चाल तथा उसने पूछा चाल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो चाल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? देखो सिंपल सी बात, बच्चे ये भी गलत करके हैं इस छोटा सा क्वेश्चन, कि चाल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं। पूछा उसने ऑप्शन में जाके कि दूरी कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, बल कहते हैं, या त्वरण कहते हैं। तो आप तो होशियार हो, आप तो करके आओगे इसमें क्या।
ऊपर से ही निकल के आ रहा है फॉर्मूला, चाल और समय का गुणनफल क्या कहता है, दूरी कहलाता है, ठीक है। और मान लीजिए वो चाल की जगह कहते हैं विस्थापन और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, सॉरी वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, तो आप क्या कह देंगे, विस्थापन, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन से निकल के आता है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं कि जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन ये बात ध्यान रखना कि व्हीकल में जो वाहन होते हैं उसके अंदर में जो उपकरण लगा होता है स्पीड को नापने के लिए, उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए वैसे उत्तर देना बेटा, क्या लिखा होता है, स्पीडोमीटर। उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कांटा जो है 60 की स्पीड से आप स्पीड बढ़ाते हो तो 70 हो जाता है, 80 हो जाता है। उस उपकरण को क्या कहा जाता है, स्पीडोमीटर कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल और इंपॉर्टेंट है जो इसी से संबंधित है कि उसमें दूरी नापने के लिए आपने देखा होगा वो दूरी डिस्टेंस बताता रहता है, भाई 6000 किलोमीटर चल गई गाड़ी, 6500 किलोमीटर चल गई। वो चीज़ क्या होती है, उस उपकरण को क्या कहते हैं जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए वाहनों में लगा होता है, उसको बोलते हैं बेटा ऑडोमीटर। ऑडोमीटर, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा उपकरण लगा रहता है, इसे कहते हैं ऑडोमीटर, ठीक है भाई। चलो ये बात हो गई आपकी चाल की और वेलोसिटी की। वेलोसिटी की अब बात कर रहे हैं हम आगे। चलो जी ये इसको कर देते हैं हम क्लियर, ओके। यहां पर अब नई जो भौतिक राशि है ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेग होती है। अब जब वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि वहां पर बात करते हैं दूरी की, लेकिन यहां पर किसकी बात करेंगे, विस्थापन की। तो विस्थापन बटे समय, बेटा दूरी बटे समय होता है चाल, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या चीज होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब वेलोसिटी और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ए पॉइंट पे था, फिर वो बी पॉइंट पे गया, ठीक है। बी पॉइंट पे गया वो 5 मीटर, राइट। और बी से जो है वो कहाँ गया, सी पॉइंट पे गया, ये कितना है 10 मीटर है, ठीक है जी। वापस जो है वो सी से जो है वो कहाँ चला गया, डी पॉइंट पे चला गया, डी जो है वो कितना है 5 मीटर है, ठीक है जी। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि जब वो ए से बी को होता हुआ, सी से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, डी पहुंच गया, तो बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि तय की गई दूरी कितनी है। दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 + 10 + 5 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। आपसे पूछे कि स्पीड कितनी है जी, चाल कितनी है, स्पीड। तो स्पीड मतलब चाल, चाल जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको टाइम बताना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि टाइम मान लो इसको ए से बी और सी होते हुए डी पहुंचने में बच्चों लगा 5 सेकंड। कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा, ठीक है ना। 5 सेकंड लग गया, तो 5 सेकंड अगर लगा तो बताइए चाल कितनी होगी। तो चाल कितना होगा, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 20 मीटर, बटे क्या हो जाएगा 5 सेकंड, बटे ये क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड, 5 को 20, ओके। अब मान लीजिए मैं बात करूं कि विस्थापन कितना है, जरा समझ लेना आप। विस्थापन, विस्थापन क्या है, अंतिम अवस्था उसकी क्या है, डी है, प्रारंभिक अवस्था उसकी क्या है, ए है। तो ये कितनी दूरी है, तो ये आयत दिख रहा है आपको, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, 5 है, ये 5 है, और ये 10 है, तो इसके सामने वाली अपोजिट जो साइड है उसको भी कितनी होगी, 10 ही होगी। तो बेटा इसके द्वारा तय की गया विस्थापन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है 10 है, और सेकंड में समय कितना होगा 5। तो बेटा जो इसकी वेलोसिटी हुई वो क्या हुई, 2 मीटर पर सेकंड। तो आई होप कि आपको वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये चारों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में जो है वो डायरेक्शन होती है, इसलिए इसके लिए बस एक चीज और ध्यान रखना, ये कैसी सॉरी ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेक्टर, वेक्टर मतलब होता है सदिश, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब जो है नई भौतिक राशि हम करते हैं त्वरण।
देखो अभी तक जो हमने चार भौतिक राशि की ना, उसके बारे में आपने सुना ही है, रोजमर्रा के जीवन में सुनते रहते हो, दूरी क्या होती है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। थोड़ी सी नई भौतिक राशि है अब, इसका नाम है त्वरण। ठीक है, थोड़ा सा नया लगेगा, स्पेशली जो साइंस के नहीं है, आर्ट्स के स्टूडेंट, उनको थोड़ी सी नई भौतिक राशि लगेगी, त्वरण, एक्सीलरेशन। पर उन्होंने वर्ड जरूर यूज किया होगा बार बार, है ना। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक्सीलरेटर दबा, एक्सीलरेटर जो है उसको घुमाते हैं, या ट्रैक्टर चलाते हैं तो एक्सीलरेटर को क्या करते हैं, दबाते हैं, सुना होगा ना आपने। तो ये जो एक्सीलरेटर है ना, उसी से ये वर्ड बना है एक्सीलरेशन। ठीक है, त्वरण। तो आप जरा ध्यान दो कि जब आप मान लीजिए गांव जा रहे हो, अपनी मोटरसाइकिल में जा रहे हो, दोस्त आपके आगे जो है बैठा हुआ है, ठीक है, वो धीरे चला रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, आप उसे कहते हो भाई तेज चला, अब तो रोड बिल्कुल क्लियर है, चला तेज। तो वो क्या करता है, रेस देता है। ये जो आप कहते हो ना रेस देता है, रेस देता है, वास्तव में रेस देने का मतलब क्या हुआ, रेस को बढ़ा देता है ना, स्पीड को बढ़ाता है भाई, बढ़ाता है ना उसकी स्पीड को, स्पीड को बढ़ा देता है, मतलब किसको बढ़ाता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है। ये वेलोसिटी में जो वो परिवर्तन करता है, वेग में जो परिवर्तन करता है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज इन एक्सिलरेशन इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। ठीक है, तो फिर ये तो डेफिनेशन की बात हुई। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हम गणना करते हैं इसकी, तो आपने जो एग्जांपल लिया उसी से समझ लेते हैं इसको। ठीक है ना, मान लीजिए आपका दोस्त आपके आगे बैठा हुआ है मोटरसाइकिल में, वो गाड़ी चला रहा है, राइट, और वो जो है मोटरसाइकिल चला रहा है, और मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो समझ लेते हैं एग्जाम्पल देके, कि मोटरसाइकिल की जो स्पीड है, जब वो चला रहा था तो उसकी स्पीड थी बेटा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अब जो है वो आपने कहा भाई स्पीड बढ़ा, ठीक है, वैसे किलोमीटर प्रति आवर पर आवर में लिख सकते हैं, पर मैंने इसे किस में लिख दिया, मीटर पर सेकंड में लिख दिया। ठीक है ना, तो मीटर पर सेकंड में, अब आपने कहा कि यार भाई तेज कर जरा, स्पीड बढ़ा, इसकी रेस दे। ठीक है, तो भाई उसने कहा चलो यार तेज करते हैं, और तेज करने में जो है उसने तेज कर दी, और अब जो है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड हो गई। जरा समझने की कोशिश करना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कि अगर जब वो स्पीड बढ़ाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी 20 मीटर है और उसमें बढ़ाई और एकदम से ही 40 हो गई, उसको होने में टाइम लगता है कि नहीं लगता। तो मान लीजिए उसे 20 से 40 पहुंचने में जो टाइम लगा बेटा, टी से होता है टाइम, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा। तो अब गणना करो कि इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ। तो पहले तो बात करते हैं कि त्वरण उत्पन्न हुआ कि भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने जैसे ही देखा कि वेग में परिवर्तन होता है, इसका मतलब 100% है कि उसमें क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो हुआ है जी, तो कितना हुआ है, कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने अब गणना की कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 40, यानी बाद वाला वेग कितना है, 40 है, पहले वाला वेग कितना है, 20 है, और कितने समय में हुआ। देखो जब भी दर बोलते हैं ना, जब भी मैं पूरी फिजिक्स में कभी भी बोलूं, इसमें परिवर्तन की दर बोलेंगे, जब भी दर की बात होती है, इसका मतलब आपको किससे भाग दे देना है, उसे समय से भाग दे देना है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर, दर क्या है, दर मतलब समय का भाग दे दो 5 का। तो यहाँ पे 40 में से 20 गए, 40 में से 20 गए, तो 20 बचा, नीचे भाग दे दिया 5 का, 5 चक्को होते हैं 20 और 4। अब यूनिट क्या है इसकी, फिर चक्कर पड़ गया यूनिट क्या है। तो यूनिट को समझने के लिए समझो कि ऊपर जो है वेग है, वेग मतलब ऊपर क्या चीज आएगी, मीटर बटा सेकंड, और नीचे क्या है फॉर्मूले में, समय है, तो ये समय नीचे लिख देंगे, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो फिर से समझाता हूं बेटा इसको, है ना, अभी चिंता मत करो। राजस्थान पुलिस में पिछली बार सवाल आया था ये कि त्वरण की यूनिट क्या है, जरा ध्यान रखना इस बात को, और बच्चे इसी में गड़बड़ कर गए, मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना कि त्वरण की यूनिट क्या है, त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समझो कि इसको, ये तो हमने उदाहरण लेके समझ लिया, इसी से फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो आप, क्या होता है त्वरण। ठीक है, त्वरण आपके सामने लिख रहा हूं, इसको बोलना सीख लो। वैसे क्या है त्वरण, ठीक है, त्वरण क्या है, त्वरण है बाद वाला वेग। ठीक है, बाद वाला वेग मतलब क्या हुआ, अंतिम वेग। थोड़ा ना इसको समझना कि बाद वाले वेग को क्या कहा जाता है, अंतिम वेग कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, पहले वाला वेग। भाई मोटरसाइकिल में जो पहले चल रहा था, पहले वाला वेग, पहले वाला वेग मतलब क्या होगा, प्रारंभिक वेग। ठीक है भाई, प्रारंभिक वेग। ठीक है, बटे में क्या हो गया, समय। यही तो है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। इसी को सिंपल कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है जी, एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या लिख देते हैं बेटा,
टाइम लिख देते हैं, बिल्कुल ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, उसी को फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है ना, देखो पहले डेफिनेशन आती है, ठीक है, डेफिनेशन से फिर क्या निकल के आता है कि उसको फॉर्मुलेट करते हैं हम ऐसे, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सीलरेशन को किससे लिखेंगे, ए से शुरू होता है, एक्सीलरेशन ए। ठीक है, उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी दो है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी, भाई दोनों तो यू से ही और दोनों वी से होंगे, लेकिन इसमें क्या करते हैं बेटा, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको किससे लिखते हैं, यू से, और फाइनल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है। और अब भूल जाओ, मान लीजिए जो थोड़ा सा आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है इस तरह की चीजों को समझने में। ठीक है ना, तो इसको ऐसे समझ लेना कि भाई अल्फाबेट है, एबीसीडी तो पढ़े होंगे ना, एबीसीडी में यू पहले आता है कि वी पहले आता है, क्या आता है पहले, यू आता है ना। तो यू जो है वो पहले वाला वेग है और वी कौन सा वेग है, बाद वाला वेग है, मतलब अंतिम वेग है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वी माइनस यू, और टाइम को किससे लिख देते हैं, टी से। ये रहा देखो, ये आ गया जी फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है फॉर्मूला है। पर मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं, देखो मेरा आपको सुझाव है बहुत बढ़िया सा, कि कभी ना आप मैथमेटिकल फॉर्म याद मत किया करो, ये तो चीजें निकल आती हैं। आपको क्या करना चाहिए, इसकी जो ये वाली चीज होती है ना बेटा, हमेशा ये याद करा करो, आसान चीज याद करा करो। कई बार ऐसी मुश्किल और जटिल चीजें कई बार क्या हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं, करनी तो पड़ेगी खैर आपको, जैसे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वैसे वैसे तो करनी पड़ेगी आपको। बट क्या है कि अभी शुरुआत में जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इन चीजों को याद करें, बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग, त्वरण की क्या निकलेगी, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग, बटे में क्या हो जाएगा, समय। ये क्या हो गया, अपना त्वरण हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगा, थोड़ा कैमरा थोड़ा सा हिल गया है तो जरा गौर कर लें। ठीक है, ओके, अब ठीक है बच्चों, अब सही दिख रहा है, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, सॉरी। अब जो है ये बात हो गई बेटा किसकी, त्वरण की। अब देखो त्वरण जो है ये निकल के आ गया अपना। अब मजेदार बात है कि त्वरण की इसी फॉर्मूले से फिर आगे इक्वेशन ऑफ मोशन निकलने वाले हैं। तो देखो वो चीज देखते हैं अपन क्या है, बस यहीं पे इसको फिर यहां तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आगे। हाँ, एक चीज और रह गई है, देखो मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको यूनिट बताने वाला हूं। देखो यूनिट बताने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमेशा फॉर्मूले को याद करा करो। यहां पर क्या चीज है, ये देखो वेलोसिटी दिख रहा है ऊपर, भाई वेलोसिटी में से वेलोसिटी निकली तो वेलोसिटी बचेगी ऊपर। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बटे सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ध्यान रखना इस मीटर पर सेकंड को क्या लिख देते हैं, मीटर सेकंड माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में जितनी पावर है, हर में जितनी पावर होती है, और उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो उसकी पावर किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है। ठीक है भाई, ओके। अब जरा ना इस चीज को समझना, इसको क्लियर कर दूं बेटाओं में। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप बीच बीच में लेता रहा करो, जो इंपॉर्टेंट है बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं है, जिससे इसको कर देते हैं क्लियर। अब इस बात को जरा पकड़ के देखो कि अपन ने जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या था बेटा, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यही है ना डेफिनेशन। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो इधर क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, ए को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वी माइनस यू हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें इस यू को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यू को इधर ले आएंगे तो यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो है ना, यही है मोशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देखो मोशन ऑफ इक्वेशन किसने दी थी, दो चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना, जरा ध्यान से समझना। हाँ, एक है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन दिया था बच्चों न्यूटन ने। ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो इक्वेशन थी वो किसने दी थी, वो दी थी गैलीलियो ने, न्यूटन का ही चेला था। कौन, गैलीलियो। उसने जो है क्या दी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये है, ठीक है ना, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये रही, ये लो मैं एक नंबर लिख देता हूं। ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, आप तब तक रट लेना जी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये दूसरी है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो जो है एफिल टावर में चढ़ गया था इसके प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, तो बाद में बात करते हैं, कभी आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको बताऊंगा कि क्या है, उसने क्या प्रैक्टिकल किया वहां पे।
ठीक है, इतनी ऊंचाई से उसने क्या चीज़ें फेंकी और फिर ये चीज़ें निकल के आई हैं, ये फॉर्मूले उसने कैसे फॉर्मुलेट किए, ये बाद में फिर कभी किसी क्लास में बता दें, हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी कभी भी। वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बेटा इसकी तीसरी इक्वेशन है। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं बेटा, इक्वेशन, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या मतलब हुआ, गति के कितने समीकरण हैं, पूछ लिया जाए गति के समीकरण कौन से हैं, तो ये हैं जी गति के समीकरण। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में प्यारे बच्चों, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है v बराबर u प्लस ए टी, कौन सा गति का कौन सा समीकरण है, तो आप उत्तर क्या देंगे, गति का कौन सा समीकरण है, पहला, राइट। तो ये जो समीकरण है, इसमें एक सवाल और बन के आता है, देखो थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं अपन। वो ये पूछता है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध स्थापित करता है। फिर से सवाल पूछ रहा हूं मैं, गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध स्थापित करता है, तो कहना गति का पहला समीकरण वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन स्थापित करता है। वेलोसिटी और टाइम, वेग और समय में संबंध स्थापित करता है। आप पूछोगे साहब वेग और समय में क्यों करता है, क्यों, वेग और एक्सीलरेशन भी तो है, वेग और यहां भी तो वेग है, नहीं जी, बात समझो। ये एक्सीलरेशन जो है त्वरण किस पे निर्भर करता है, यू पे, तो पे संबंध इससे क्या हुआ है, वो तो इस पे हो गया ना। और ये तो वेग है, ये भी वेग ही है, तो वेग और वेग में तो क्या संबंध आएगा, एक्सीलरेशन इस पे निर्भर करता है, इसलिए वेग और किस में संबंध स्थापित करता है, टी में, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे गति का दूसरा समीकरण किस में संबंध स्थापित करता है, तो आप कहना साहब ये किस में करता है, ये क्या चीज है, डिस्टेंस, मतलब दूरी, और किस में करता है, समय में, दूरी और किस में करता है, समय में। आपसे पूछे, अब ये ना थोड़ा सा इसमें एक चीज और समझना कि वहां पे दूरी नहीं लिखा हुआ था, इसको बोलते हैं पोजीशन, स्थिति। मान लीजिए ये यहां पर है और इसने जो है यहां तक गया बी, तो इसने कुछ दूरी तय की, उस दूरी को क्या बोला जा रहा है, एस। जैसे अब ये एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, ए, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वी, ऐसे दूरी के लिए डी ना बोल के क्या बोला जाता है फिजिक्स में, एस बोला जाता है। तो ये रहा एस, तो एस जो है वो क्या है, उसकी पोजीशन ही तो बता रहा है। डिस्टेंस मतलब आप ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चले गए, तो ये डिस्टेंस इसने मेजर की, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई बच्चों, ठीक है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो गति का दूसरा समीकरण है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो किस में संबंध स्थापित करती है, राइट। तो आपको जवाब देना है कि वो पोजीशन और टाइम में संबंध स्थापित करती है। दूरी मतलब यहाँ पे पोजीशन से है, ठीक है ना, मतलब स्थिति और समय में संबंध स्थापित करता है। तीसरा पूछता है कि गति का तीसरा समीकरण किस में संबंध स्थापित करता है, तो फिर आप जवाब देंगे वो वेग में और किस में, विस्थापन में। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर वही सवाल उठ के आता है कि ये एक्सीलरेशन से भी तो संबंध स्थापित करता है, मतलब मन में आएगा ना आपके, ठीक है। आपको जानने की वैसे जरूरत नहीं है ये कि क्यों नहीं करता, पर मैंने कहा ना कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कभी साइंस को पढ़ो तो कॉन्सेप्ट पूरा ही समझ लो। ये नहीं है कि आप रेलवे के लिए अलग तैयारी करोगे, है ना, राजस्थान पुलिस के लिए अलग तैयारी करोगे, मोशन का कॉन्सेप्ट समझना है तो पूरा ही समझ लो एक बार में, ठीक है। बाद में आप रिवाइज कर सकते हो कोर्स को। अब जरा समझो, वेलोसिटी और किस में संबंध स्थापित करता है, पोजीशन में। ये बेटा एक्सेलरेशन है, तो आप कहेंगे साहब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी तो संबंध स्थापित करता है, तो आप एक्सेलरेशन क्यों नहीं कह रहे हो, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, त्वरण किस पे निर्भर करता है, वेग पर, ठीक है। क्योंकि ये इस पे निर्भर करता है, इसलिए ये इससे इसका संबंध नहीं हो सकता। और ये दोनों क्या है, वेग है, इसलिए वेग और किस में करता है, पोजीशन में, स्थिति में। फिर भी आप भूल जाओ तो आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, तीनों समीकरण लिखो, याद कर लिया आपने, जो सबसे पहले लिखा है वो और जो सबसे आखिरी में लिखा है वही है जी। ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये पोजीशन, ये टाइम, ये वेलोसिटी, और सबसे आखिरी में क्या लिखा है इसके, एस। तो इसके बीच में संबंध स्थापित करता है। बच्चों मुझे लगता है, आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ये गति के समीकरण आज खत्म नहीं होने वाले हैं, गति के समीकरण आगे हम फिर और डिटेल में इसके ऊपर में न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और जब अगली क्लास हम करेंगे तो उसमें बात करेंगे हम न्यूटन्स लॉ की, न्यूटन के जो गति के नियम है उनके बारे में बात करेंगे, गति के समीकरण की बात करेंगे, और फिर ग्राफ के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी की बुक जो है, देखो कई बच्चे मुझसे बुक के बारे में पूछते हैं कि कौन सी बुक सर सही रहेगी पढ़ने के लिए। मैं आपको अगर सही बात बताऊं, एनसीईआरटी की आप 9th और 10th की बुक खरीद लीजिए, उसके अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद में फिर कंपटीशन के लिए आगे की तैयारी वहाँ से शुरू होती है। 9th और 10th जो है वो बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेहतर से, ठीक है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, आपके लिए जो मैंने कंटेंट बताया उसको लेकर मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ, उसी जोश के साथ और उसी उमंग के साथ, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।